नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम लागत का वर्गीकरण एवं लागत के तत्वों के बारे में सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि लागत का वर्गीकरण के अंतर्गत लागतें कितने तरह की मानी जाती हैं, लागत के तत्व कौन कौन से माने जाते हैं। सबसे पहली बात, हमारे देश में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं और उन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लागत लेखा मानक नंबर 1 के अनुसार लागतों का विभिन्न तरीके से वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो है खर्चे की प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण, यानी व्यय की प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण। व्यय की प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण का तात्पर्य यह हुआ कि जो खर्चा किया जा रहा है, जो लागत आ रही है, उस खर्चे में किस प्रकार का या किस स्वभाव का खर्चा हो रहा है। जैसे सामान्यतः जो भी खर्चे किए जाते हैं, जो भी व्यय होते हैं व्यवसाय में या फैक्ट्री में, जो भी व्यय होते हैं, उन व्ययों में से या तो वो खर्चा सामग्री खरीदने पर किया जाता है या फिर वो उस सामग्री, कच्ची सामग्री को पक्की सामग्री में कन्वर्ट करने के लिए होता है, अथवा इन दोनों ही प्रकार में यदि नहीं है तो फिर वो तीसरा अन्य खर्चा यानी अन्य व्यय कहलाता है। इसलिए इस व्यय की प्रकृति के अनुसार जो खर्चा है वो खर्चा एक तो सामग्री यानी कच्चा माल, मटेरियल या रॉ मटेरियल, दूसरा मजदूरी, तीसरा अन्य व्यय यानी अदर एक्सपेंसेस के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है लागत केंद्र अथवा उत्पादित वस्तु से संबंध के आधार पर वर्गीकरण। लागत केंद्र क्या होता है? देखिए, कॉस्ट सेंटर जिसको कहते हैं, कि विभिन्न प्रकार के खर्चे यदि किसी एक कार्य अथवा किसी एक स्थान अथवा किसी एक समय से संबंधित किए जा सकें, इनके आधार पर जोड़े जा सकें, तो उसको हम लागत केंद्र कहते हैं। या उत्पादित वस्तु से संबंध, कि उत्पादित वस्तु और उस खर्चे का प्रत्यक्ष संबंध है या अप्रत्यक्ष संबंध है। संबंध के आधार पर यदि वर्गीकरण करते हैं तो यहाँ पर दो तरह के खर्चे माने जाएंगे, एक तो प्रत्यक्ष व्यय और दूसरा अप्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। डायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज का तात्पर्य क्या होता है? प्रत्यक्ष खर्चे अर्थात वो खर्चे जो किसी वस्तु अथवा किसी सेवा से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। प्रत्यक्ष रूप से अर्थात वो खर्चा या वो लागत, पूरी की पूरी लागत, पूरा का पूरा खर्चा किसी एक वस्तु विशेष के लिए किया जा रहा है, अथवा वो खर्चा किस वस्तु पर कितना हुआ है ये स्पष्ट रूप से यदि पहचान में आ रहा है तो उसको हम प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। अगर पहचान में नहीं आ रहा है तो उसको अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अपन लें तो यदि हमने लकड़ी की टेबल बनाई और लकड़ी की टेबल जो बनाई उसमें लकड़ी कितनी लगी हुई है, एक टेबल में कितने मूल्य की लकड़ी, कितने स्क्वायर फीट लकड़ी लगी है, ये अलग से पहचान में आ रहा है, इसलिए लकड़ी का जो खर्चा है वो प्रत्यक्ष व्यय है। जबकि उस टेबल को बनाने के लिए फेविकोल कितना लगा है, कीलें कितनी लगी हैं, ये प्रत्यक्ष या अलग से पहचान में नहीं आ रहा है, इसलिए उसको हम अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। तीसरा जो वर्गीकरण है वो है कार्यों या प्रक्रियाओं के अनुसार वर्गीकरण। कार्यों या प्रक्रियाओं के अनुसार वर्गीकरण में ये देखा जाता है, ये कार्यों या प्रक्रियाओं के अनुसार वर्गीकरण में कि कार्य का स्थान, किस स्थान पर कार्य हो रहा है या किस प्रकार की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए खर्चा किया जा रहा है,
उस आधार पर उस खर्चे का नाम रख दिया जाता है। कार्य या प्रक्रियाओं के अनुसार वर्गीकरण यदि करते हैं तो सबसे पहला जो खर्चा है वो है कारखाना उपरिव्यय या उत्पादन उपरिव्यय। जो खर्चे कारखाने के कार्य से संबंधित हैं अथवा उत्पादन से संबंधित हैं वो सारे कारखाना उपरिव्यय कहलाते हैं। इसी तरीके से प्रशासनिक या कार्यालय उपरिव्यय, जो खर्चे ऑफिस में कार्य करने से संबंधित हैं, प्रशासन से संबंधित हैं, वो प्रशासनिक या कार्यालय उपरिव्यय कहलाते हैं। इसी प्रकार से तीसरे विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय, तो अब हम भली भांति जान चुके हैं कि जो खर्चे, जो व्यय उत्पादित माल को बेचने अथवा उत्पादित माल को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए किए जाते हैं वो सारे के सारे खर्चे विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय के अंतर्गत आते हैं। अनुसंधान एवं विकास उपरिव्यय, जो खर्चे हमारे द्वारा उत्पादित वस्तु को और अधिक परिष्कृत और अधिक अच्छी बनाने के उद्देश्य से कि और अधिक अच्छी कैसे बन सकती है, इस बात के लिए जो रिसर्च किया जाता है, उस वस्तु का जो डेवलपमेंट किया जाता है, उससे संबंधित जो खर्चे हैं वो अनुसंधान एवं विकास के उपरिव्यय कहलाते हैं। इसी तरह एक अन्य वर्गीकरण हम कर सकते हैं व्यवहार के अनुसार वर्गीकरण। व्यवहार के अनुसार वर्गीकरण कि जो खर्चे हो रहे हैं वो किस तरह के खर्चे हैं। तो व्यवहार के अनुसार वर्गीकरण में हम लागतों को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है स्थिर लागत, दूसरा है परिवर्तनशील लागत, तीसरा है अर्ध परिवर्तनशील लागत। तो ये स्थिर लागत क्या होती है कि वो लागत, वो खर्चे जो किसी एक समय विशेष के लिए किए जाते हैं, उस समय विशेष में उत्पादन कम हो अथवा उत्पादन अधिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे खर्चों को स्थिर लागत कहते हैं। स्थिर लागत हमेशा उत्पादन के आधार पर होती है। स्थिर लागत हमेशा उत्पादन के आधार पर होती है। ये देखिए, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत और अर्ध परिवर्तनशील लागत। स्थिर लागत उत्पादन की किसी एक इकाई कम या बढ़ाने, उत्पादन अधिक करें, उत्पादन कम करें, स्थिर लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा परिवर्तनशील लागत। तो परिवर्तनशील लागत वो लागत है जो उत्पादन की मात्रा के अनुपात में परिवर्तित होती रहती है। मात्रा के अनुपात में, जैसे उदाहरण के लिए यदि किसी एक वस्तु का निर्माण करने के लिए 10 रुपये खर्च हो रहे हैं तो 2 वस्तु के लिए 20 रुपये खर्च होंगे। वस्तुएं यदि डबल हुई तो लागत भी डबल हो गई। वस्तु यदि 1/4 होगी उत्पादन में, मात्रा 1/4 हुई तो लागत भी 1/4 रह जाएगी। इस तरीके से आनुपातिक परिवर्तन जिन लागतों में होता है वो परिवर्तनशील लागतें कहलाती है। तीसरी अर्ध परिवर्तनशील लागत, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट उन लागतों को कहते हैं जो कि एक सीमा तक बदलती है और उसके बाद नहीं बदलती हैं, या यूं कहें कि एक सीमा तक उत्पादन बढ़ाने या घटाने पर जो लागतें नहीं बदलती है और उस सीमा से अधिक यदि उत्पादन बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो वो लागतें बदल जाती हैं, वो अर्ध परिवर्तनशील। जैसे उदाहरण के रूप में हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है, बिजली का जो खर्चा है वो अर्ध परिवर्तनशील है, क्योंकि एक मिनिमम यूनिट तक मिनिमम बिल आएगा। जैसे अगर 100 यूनिट जलती हैं तब तक वही मिनिमम 500 रुपये खर्च होंगे, और जैसे ही 100 यूनिट से अधिक होएगा वैसे ही 6 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से पैसा आएगा। तो अगर 105 यूनिट आती हैं तो 100 यूनिट के लिए 500 रुपये और अतिरिक्त 5 यूनिट के लिए 6 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 30 रुपये, इस तरह से 530 रुपये का बिल आ जाएगा।
अगली जो लागत है वो है प्रबंधन द्वारा निर्णय के आधार पर वर्गीकरण। प्रबंधन द्वारा निर्णय के आधार पर वर्गीकरण में लागतों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जैसे सीमांत लागत, पिछली क्लास में अपन ने सीखा था, सीमांत लागत महत्वपूर्ण है। सीमांत लागत, विभेदात्मक लागत, अवसर लागत और प्रतिस्थापन लागत। सीमांत लागत क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट इसको अंग्रेजी में कहते हैं। सीमांत लागत का तात्पर्य है एक प्रकार से परिवर्तनशील लागत ही है, और जो एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन अधिक करने पर जो लागत में वृद्धि हो रही है वो सीमांत लागत। दूसरी विभेदात्मक लागत यानी डिफरेंशियल कॉस्ट। विभेदात्मक लागत में उत्पादन के दो अलग अलग स्तर, जैसे किसी एक महीने में 400 यूनिट का उत्पादन हुआ, किसी एक दूसरे महीने में 600 यूनिट का उत्पादन हुआ। 400 यूनिट के उत्पादन करने की लागत 1000 रुपये आई और 600 यूनिट के उत्पादन करने की लागत 1800 रुपये आई। तो 1000 रुपये और 1800 रुपये यानी जो दो अलग अलग उत्पादन के स्तर हैं उनमें जो अंतर आया लागत का, वो विभेदात्मक लागत कहलाती है। तीसरी कहलाती है अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। और अवसर लागत का तात्पर्य यह होता है कि यदि किसी एक व्यक्ति को, किसी एक वस्तु को, किसी एक मशीन को किसी एक उत्पादन के कार्य में लगा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको दूसरे कार्य में अब नहीं लगाया जा सकता। तो जिस दूसरे कार्य को त्यागना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है, उसकी जो लागत है यानी उसमें काम करने से जो पैसा कमा सकते थे वो अवसर लागत कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी एक मशीन से टूथपेस्ट का निर्माण करते हैं और उसी मशीन से हम साबुन का भी निर्माण कर सकते हैं। तो यदि टूथपेस्ट का निर्माण करने में वो मशीन लगी हुई है, तो इसका मतलब जितने समय तक वो मशीन टूथपेस्ट का निर्माण करने में लगी हुई है, उतने समय तक वो मशीन साबुन का उत्पादन करने में या निर्माण करने में काम में नहीं आ सकती। तो हमें साबुन का निर्माण छोड़ना पड़ेगा, और वो छोड़ने से जो प्रॉफिट हो सकता था वो प्रॉफिट भी छोड़ना पड़ेगा। तो वो जो प्रॉफिट हमें छोड़ना पड़ रहा है वो अवसर लागत कहलाती है। इसी तरीके से तीसरी एक लागत होती है प्रतिस्थापन लागत, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जैसा कि इसका नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यदि किसी स्थायी संपत्ति को उसी रूप में दोबारा स्थापित किया जाए तो कितना खर्चा होगा, वो लागत प्रतिस्थापन लागत कहलाती है। तो इस तरह से हमने लागत का वर्गीकरण सीखा। लागत के वर्गीकरण कई प्रकार से हो सकता है। देखिए, व्यय की प्रकृति के अनुसार सामग्री, मजदूरी, अन्य व्यय। लागत केंद्र के अनुसार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय। उसके अलावा कार्यों या प्रक्रियाओं के अनुसार कारखाना उत्पादन व्यय, प्रशासनिक या कार्यालय ऊपरी व्यय, विक्रय एवं वितरण ऊपरी व्यय, अनुसंधान एवं विकास ऊपरी व्यय। उसके अलावा यदि हमें व्यवहार के अनुसार वर्गीकरण करना हो तो स्थिर लागत, परिवर्तनशील। अब देखिए, यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखने की होती है कि जब सामग्री, श्रम और अन्य व्यय की बात करते हैं तो सामग्री स्थिर या परिवर्तनशील दोनों में से किसी एक प्रकार की होगी। इसी प्रकार से सामग्री प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी एक प्रकार की होगी। तो ये सारे वर्गीकरण यूं अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही तरह से हैं, और इनको समझना अति आवश्यक है। यदि इनको अच्छे से हम समझ लेंगे तभी आगे के हमारे जो लागत लेखांकन के चैप्टर्स हैं उनको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात अपन करने जा रहे हैं और वो है लागत के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। लागत के तत्व तीन माने जाते हैं: सामग्री लागत, श्रम लागत, व्यय, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस। अब प्रत्येक लागत के तत्व को दो भागों में विभाजित करते हैं। सामग्री लागत प्रत्यक्ष सामग्री लागत हो सकती है, अप्रत्यक्ष सामग्री लागत हो सकती है। श्रम लागत प्रत्यक्ष हो सकती है, अप्रत्यक्ष हो सकती है। व्यय प्रत्यक्ष हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। ये सारे जो एक लागत के तत्वों का चार्ट है वो यहाँ अपन समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कि यहाँ पर लागत के तत्व: सामग्री लागत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, श्रम लागत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, व्यय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। अब जो विशेष बात है
कि सभी प्रत्यक्ष लागतों का योग मूल लागत कहलाता है। प्रत्यक्ष सामग्री के व्यय, प्रत्यक्ष श्रम के व्यय और प्रत्यक्ष व्यय, इन तीनों को मिलाकर के जो सामूहिक रूप से हमारे पास लागत आई, वो लागत क्या कहलाएगी? यहाँ पर मूल लागत। ये मूल लागत देख लीजिए, ये मूल लागत। मूल लागत में 3 चीजें आ रही हैं: प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय। अब बच गए हमारे पास अप्रत्यक्ष। जितने भी अप्रत्यक्ष खर्चे हैं उन सब को मिलाकर के ऊपरी व्यय कहा जाता है। ये ऊपरी व्यय में क्या क्या शामिल हो रहे हैं? अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्यय, तीनों का टोटल क्या आया? ऊपरी व्यय। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि जो मूल लागत है वो हमेशा परिवर्तनशील लागत ही होती है। ये सारी बातें अपन पिछले जो वर्गीकरण की बातें की थी उसके आधार पर कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखना कि पहले हम ये सारे वर्गीकरण सीख चुके हैं। मूल लागत हमेशा परिवर्तनशील होती है, याद रखने की बात है। जबकि ऊपरी व्यय जो हैं वो अर्ध परिवर्तनशील होते हैं। अर्ध परिवर्तनशील यानी उसमें परिवर्तनशील और स्थायी ये दोनों खर्चे शामिल होते हैं। अर्ध परिवर्तनशील और परिवर्तनशील, मूल लागत परिवर्तनशील है, अर्ध परिवर्तनशील में कुछ हिस्सा परिवर्तनशील है। सारे परिवर्तनशील को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाएगी? सीमांत लागत। यानी यूं कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत क्या होती है? मूल लागत प्लस वेरिएबल ओवरहेड। ओवरहेड का वो हिस्सा जो परिवर्तनशील है और मूल लागत सारी की सारी परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील सारे व्ययों का योग सीमांत लागत कहलाता है। अब हमारे पास बच गया अर्ध परिवर्तनशील में स्थायी हिस्सा, और उस स्थायी हिस्से को यदि सीमांत लागत के साथ जोड़ दिया जाए तो ये आती है हमारी कुल लागत। कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट। कैसे आई टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट आई मूल लागत प्लस ऊपरी व्यय बराबर टोटल कॉस्ट, या परिवर्तनशील व्यय प्लस स्थायी व्यय बराबर टोटल कॉस्ट, या मूल लागत प्लस अर्ध परिवर्तनशील व्यय बराबर टोटल कॉस्ट। तो ये कुल लागत कहलाती है। दूसरे तरीके से यदि अपन देखें तो ये जो ऊपरी व्यय यानी ओवरहेड्स हैं, इन ओवरहेड्स को हम कार्य के स्थान के आधार पर यानी कार्यात्मक वर्गीकरण में पहले सीख चुके हैं कि ऊपरी व्ययों को कारखाना ऊपरी व्यय, प्रशासनिक ऊपरी व्यय या विक्रय एवं वितरण ऊपरी व्यय में बांटा जा सकता है। कारखाने में कार्य करने पर जो खर्चे हो रहे हैं वो कारखाना ऊपरी व्यय, ऑफिस में काम करने पर जो खर्चे हो रहे हैं वो प्रशासनिक ऊपरी व्यय, और माल को बेचने, निर्मित माल को बेचने से संबंधित जो खर्चे हो रहे हैं वो विक्रय एवं वितरण ऊपरी व्यय। तो इन सारे के सारे ऊपरी व्ययों में यदि मूल लागत को और जोड़ दिया जाए तो वापस क्या आती है? कुल लागत आती है। तो इस तरह से हमारे पास ये कुल लागत ज्ञात करने के कई सारे तरीके हैं। अब हम अगले चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं। कॉस्ट शीट यानी लागत सूची। और लागत सूची बनाने के लिए ये जो लागत के तत्व और लागत का वर्गीकरण हमने सीखा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस लागत के तत्वों के आधार, इन लागत के तत्वों के आधार पर और इस लागत के वर्गीकरण के आधार पर लागत सूची बनाई जाती है, और लागत सूची बना करके उत्पादित होने वाली एक इकाई की लागत और कुल उत्पादन की लागत एक समय विशेष में, जैसे एक सप्ताह में कितना उत्पादन हुआ उसकी लागत की यदि गणना करनी है तो हम लागत सूची के द्वारा लागत की गणना करते हैं। और लागत सूची कैसे बनाते हैं उसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है जो हमने अभी समझा कि लागत के तत्व किस तरीके से डिफाइन होते हैं और लागतों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। थैंक यू। आज अपन इतनी बात करेंगे।